अब देखिएगा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 5.28 है यूनिकनेस ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन। लॉरेंट एक्सपेंशन की यूनिकनेस हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा। सपोज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन एनी मैनर और एज द डेफिनेशन ऑफ एफजेड द फार्मूला, यानी कि एफजेड के फार्मूले से या किसी और प्रकार से हम कोई फंक्शन एफजेड तैयार कर रहे हैं और फार्मूला देखिएगा एफजेड इज इक्वल टू है m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट am z माइनस a टू दी पावर m इंटीग्रेशन r2 लेस देन मोड z माइनस a लेस देन r1। अब इंटीग्रेशन के आगे r2 लेस देन मोड z माइनस a लेस देन r1 लिखा हुआ है, तो ये आपका एनुलस रीजन हो जाएगा जो दो सर्किल के बीच में पड़ेगा। बड़े वाली सर्किल की त्रिज्या r1 हो जाएगी और छोटे वाले सर्किल की त्रिज्या r2 हो जाएगी। तब आपको सिद्ध करना है that the series is necessarily identical with the Lorentz series for fz in the region। तो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि या तो fz की डेफिनेशन से या किसी और प्रकार से अगर इस रीजन में इंटीग्रेशन करके आप ये फंक्शन fz प्राप्त कर लेते हैं तो जो आपने fz लिया है ये लॉरेंट सीरीज ही होगी। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि लॉरेंट सीरीज होगी। लॉरेंट सीरीज का फार्मूला भी यही होता है, लेकिन लॉरेंट सीरीज के फार्मूले में जो हम कोएफिशिएंट ले रहे थे वो स्मॉल a की नोटेशन में ले रहे थे। तो अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बुक में ये फार्मूला दिया गया है इसमें जो कोएफिशिएंट कैपिटल am पड़ा हुआ है और लॉरेंट सीरीज में जो हम कोएफिशिएंट स्मॉल a लेते हैं ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों एक समान ही होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है ये भी लॉरेंट सीरीज जो है वो बन जाएगी। आइएगा अब इसे प्रूव करने चलते हैं। तो ले लेते हैं ये दो सर्किल वो है, ये सर्किल होगा दो, सेंटर हो गया, रेडियस r2 हो गई और यहाँ रेडियस r1 हो गई। इनके दोनों के बीच में कहीं पॉइंट आप ले लेंगे, ये पॉइंट लूंगा मैं z और ये जो वैल्यू है मैं स्मॉल r डालूंगा, यहाँ पर स्मॉल r डालूंगा यहाँ पर। अब ये ले लेते हैं लेट z be any point, let z be any point in the annulus between two concentric circles of radius r1 r2 that is r2 less than r1 with center at z is equal to a। then अब अपना फार्मूला खोल लेते हैं। then Lorentz series is, तो Lorentz series का आपका फार्मूला हो जाएगा fz is equal to summation n is equal to minus infinite से infinite an z minus a to the power n। और यहाँ थोड़ी नोटेशन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m। ये ध्यान रखना नोटेशन दो बार सिग्मा लगेगा। एक तो जो एफजेड उसने दे रखा है उसमें सिग्मा है, एक फार्मूले में सिग्मा आएगा, तो दोनों सिग्मा एक जैसे ना हो जाए तो इनकी नोटेशन चेंज करके रखेंगे। एक n की टर्म्स में चला लेंगे और एक जो है m की टर्म्स में चला लेंगे। एफजेड m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट am z माइनस a टू दी पावर n। अब ये हमारी लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है जिसमें कोएफिशिएंट स्मॉल am है। जो बुक में दिया गया फार्मूला है इसमें कोएफिशिएंट कैपिटल am है। अगर ये दोनों हमारे सेम है तो ये दोनों कोएफिशिएंट जो है हमारे इक्वल होने चाहिए। अब हम लिखते हैं नाउ वी विल प्रूव दैट स्मॉल am इज इक्वल टू कैपिटल am। अब हम यहाँ पर सिद्ध करने जा रहे हैं कि हमारे लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है और जो बुक में फार्मूला दिया है उसके सीरीज के कोएफिशिएंट जो है वो दोनों आपस में समान होने चाहिए। अब ये आ जाते हैं, अब अपना फार्मूला लिख लेते हैं। वेयर
an इज इक्वल टू फार्मूला है 1/2 पाई आई है, इंटीग्रेशन c है, एफ जेड डी जेड है और अपॉन एफ जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है और यहाँ पर देख लीजिएगा जेड जो फाइंड किया गया है ये a दूरी पर है, वेयर ये भी लिख दीजिएगा, वेयर मोर जेड माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा और डी जेड इज इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। बाद में वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, तो अभी से जो है वो हम वैल्यू तैयार करके रख लेते हैं। अब इसमें an में एफ जेड की वैल्यू डाल दीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल सॉरी पुट वैल्यू ऑफ एफ जेड, पुट वैल्यू ऑफ एफ जेड विच इज गिवन। एफ जेड की वो वैल्यू उठा लीजिएगा जो हमें दी गई है जिसमें कोएफिशिएंट कैपिटल ए वाला पड़ा है, तो यहाँ से an इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये हो जाएगा am हो जाएगा z माइनस ए टू दी पावर m हो जाएगी, dz हो जाएगा और अपॉन z माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। इसे समेशन को बाहर ले आइएगा, an इज इक्वल टू 1/2 पाई आई हो जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, am बाहर ले लीजिएगा और इंटीग्रेशन c हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा ऊपर z माइनस ए की पावर है, नीचे भी z माइनस ए की पावर है, सबको एक साथ लीजिएगा, इंटीग्रेशन c तो ये हो जाएगा z माइनस ए की पावर में m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा और dz हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू आप रख चुके हैं, अब ये समीशन आपका पड़ा हुआ है, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो जाता है 1/2 पाई आई हो जाएगा, समीशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट am हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। अब z माइनस ए की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, तो ये बनेगा r की पावर m माइनस n माइनस 1 बनेगा और e टू दी पावर में आपका बन जाएगा i बन जाएगा m माइनस n माइनस 1 थीटा बन जाएगा और डी जेड की वैल्यू में बन जाएगा आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। इस बाहर वाले आई से ये बाहर वाला आई जो है वो कट जाएगा। ये आपका आई कट जाता है। अब ये आपका बचता है 1/2 पाई समेशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और यहाँ am हो जाता है 0 से 2 पाई हो जाता है। अब r की पावर देखिएगा एक यहाँ से कम हो जाएगी तो r की पावर m माइनस n बनेगा और e टू दी पावर में यहाँ माइनस का थीटा पड़ा हुआ है, थीटा पड़ा हुआ है या प्लस का थीटा ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर आई m माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसे बाहर ले आइएगा तो ये हो जाता है 1/2 पाई समेशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट am r टू दी पावर m माइनस 0 से 2 पाई e टू दी पावर आई m माइनस 1 थीटा डी थीटा। सही है, ये वैल्यू आपकी n की आ रही है। अभी की पावर आई थीटा जब खुलता है तो वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, 0 से 2 पाई में cos थीटा और साइन थीटा दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है सदैव शून्य होती है। ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू सदैव शून्य हो जाएगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होगी आंसर की, अगर m और n दोनों सेम हो जाते हैं, m और n दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो e टू दी पावर 0 बन जाएगा और e टू दी पावर 0 अगर बन जाएगा तो ऐसे केस में और इंटीग्रेशन करके 2 पाई आपको मिल जाएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि 0 से 2 पाई e टू दी पावर i m माइनस n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और कंडीशन लग जाएगी if m इज नॉट इक्वल टू n, if m इज नॉट इक्वल टू n। जब m और n बराबर नहीं है then यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा an इज इक्वल टू 0 if m इज नॉट इक्वल टू n। यदि m और n आप बराबर नहीं है तो आपके लॉरेंट सीरीज का जो कोएफिशिएंट है स्मॉल an है वो अलग अलग हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में देख लीजिएगा, एक अगर आप n इज इक्वल टू m के लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा am हो जाएगा, यहाँ 1/2 पाई हो जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, am हो जाएगा और r टू दी पावर हो जाएगा 0
और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा और यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर समीशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समीशन में पर्टिकुलर वैल्यू, आप सारी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ से n इक्वल टू 1/2 पाई आई हो जाएगा, 0 हो जाता है। अब यहाँ से समीशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू am इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल am इक्वल टू कैपिटल am हो जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में जो हमने कॉफिशिएंट लिया था और बुक वाले ने जो एफजेड में कॉफिशिएंट दिया था, वो दोनों कॉफिशिएंट अलग अलग नहीं थे, वो दोनों कॉफिशिएंट हमारे सेम थे। तो यानी कि जो फार्मूला बुक वाला लिख करके दे रहा है वो दिए गए रीजन में लॉरेंट सीरीज से आइडेंटिकल है, यानी कि लॉरेंट सीरीज ही है। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल है 5.29। 5.29 में है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है इफ एफजेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी, द पॉइंट गिविंग द मैक्सिमम ऑफ मोड एफजेड कैन बी ऑन द बाउंड्री सी एंड नॉट विद इन इट। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपका एफजेड, अगर कोई फंक्शन आपका एफजेड किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर और सी पर अगर एनालिटिक है, तो मोड एफ जेड की जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो सी की बाउंड्री पर मिलेगी एंड नॉट विद इन इट, बस उसके अंदर नहीं मिलेगी। और इस थ्योरम को जो प्रूव करा जाएगा वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करा जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, If fz be analytic within and on a simple closed contour C, कोई आपके पास सिंपल क्लोज कंटूर C है, उसके अंदर भी और उसकी बाउंड्री पर भी आपका फंक्शन एनालिटिक है, द पॉइंट गिविंग द मैक्सिमम ऑफ मोड fz, तो वो बिंदु जो मैक्सिमम वैल्यू देगा मोड fz की कैन बी ऑन द बाउंड्री C, वो बाउंड्री C पर हो सकता है एंड नॉट विद इन इट, और उसके अंदर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट, if capital M is the maximum value of mode fz on and within C, then unless if f is constant, comma mode fz less than m for every z within C। अब देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M कहा है, तो जिस बिंदु पर ये वैल्यू मिल रही है तो बाउंड्री पर होगा, वरना अंदर जाकर के मोड fz जो है वो m से छोटा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कोई अगर आप कोई सिंपल क्लोज कंटूर C लेते हैं और उसमें फंक्शन एफजेड एनालिटिक होता है, बाउंड्री पर भी एनालिटिक होता है, और आपसे कोई पूछे कि मोड एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो आप कह देना कि मोड एफजेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उस पॉइंट पे मिलेगी जो क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर स्थित होगा, और उस बिंदु पर वो कभी प्राप्त नहीं होगी जो बिंदु जो है आपके सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर स्थित होगा। यानी कि मोड एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर स्थित होती है। जब हम इस थ्योरम को प्रूव करने जाएंगे तो हम कॉन्ट्रडिक्शन का प्रयोग करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एफजेड मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पर मिलनी है, अंदर नहीं। तो हम ये मान करके चलेंगे कि सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर हमारा कोई बिंदु ए इस प्रकार से है कि उस पर हमें एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। यह अब एफजेड हमें एनालिटिक दे ही रखा है, सिंस एफजेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी इज टू इम्प्लाइज एफजेड इज डिफरेंशिएबल विद इन एंड ऑन सी is to implies fz is continuous within and on C। जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, जो डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो तुम्हारा फंक्शन जो है C के अंदर भी और C के बाउंड्री पर भी हर बिंदु पर जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अब ऐसे मान लेते हैं if possible, comma let mode fz has its maximum value say capital M
एट ए पॉइंट z is equal to a within C and not on C। अब देखिएगा जो स्टेटमेंट जो हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए कहा गया था उसी को हमने गलत मान करके चल रहे हैं। इम्पॉसिबल यदि संभव हुआ लेट मोड एफ जेड हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू से कैपिटल एम, मान लो मोड एफ जेड की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कैपिटल एम है एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, कुछ बिंदु पर मिलती है जेड इज इक्वल टू ए पर विद इन सी, वो सी के अंदर है एंड नॉट ऑन सी, परंतु सी पर स्थित नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि वो बाउंड्री पर होगा, अंदर नहीं होगा। अब हमने मान लिया है जेड इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और वो जो बिंदु है वो सी के अंदर है और बाउंड्री पर नहीं है। अब यहाँ से गलत लेकर के चल रहे हैं तो आगे जाके जब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जेड इज इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है वो अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाउंड्री पर होगा। आगे देखते हैं नॉट ऑन सी, ऐसे मान लेते हैं। देन अब हमारे पास मोड एफ ए इज इक्वल टू एम हो चुका है, मोड एफ ए इज इक्वल टू एम वेयर ए लाई विद इन सी। अब हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग जो है ए बिंदु पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, मोड की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है जो कैपिटल एम के बराबर है और जिस बिंदु पर मिल रही है वो सी के अंदर है, तो हमने मान लिया है देन मोड एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम के होगा वेयर ए लाई विद इन सी, और ए बिंदु जो है वो सी के अंदर होना चाहिए। अब इसके बारे में आप ऐसे समझिएगा, डायग्राम के बारे में सोचिएगा, ये कोई आकृति आप बना लेते हैं, ये आपका सिंपल क्लोज कंटूर सी है, यहाँ पर आपका कोई बिंदु है ए बिंदु है, ए को सेंटर मान करके एक सर्किल बनाइएगा, ए को सेंटर मान करके आप सर्किल बना लेते हैं। मान लीजिएगा इसकी रेडियस है आर और सर्किल का नाम है गामा। अब मैं इस सर्किल के अंदर जाऊंगा कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, इस सर्किल के अंदर जाऊंगा और अपना कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है मैं लगा दूंगा यहाँ पर। अब ये हो जाता है एक गामा इज ए सर्किल, एक गामा इज ए सर्किल ऑफ रेडियस small r and center at z is equal to a line entirely within C। हमने गामा एक सर्किल लिया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, सेंटर z इज इक्वल टू a है, और दूसरी खास बात यह है पूरा सर्किल जो है वो C के अंदर पड़ना चाहिए, क्योंकि C के बाहर जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे रिलेटिव की प्रॉपर्टी का पालन नहीं होगा, तो वहाँ हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो जरूरी है कि गामा से वाला जो सर्किल है वो C के अंदर होना चाहिए। अभी ऐसे लिख लेते हैं। अब एफ जेड जो है C के अंदर हर जगह एनालिटिक है, गामा C के अंदर है, तो यहाँ पर भी फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। Since fz is analytic within gamma within and on gamma, then by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। अब यहाँ पर जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा देते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2πi हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, एफ जेड डी जेड हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन के नीचे सी नहीं आएगा, गामा आएगा और अपॉन में हो जाएगा जेड माइनस ए। यहाँ पर हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा चुके हैं। अब मोड ले लीजिएगा, मोड एफ ए लेस देन इक्वल लगा दीजिएगा, 1/2π हो जाएगा, इंटीग्रेशन गामा हो जाएगा, मोड एफ जेड हो जाएगा, मोड डी जेड हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा मोड जेड माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मोड एफ जेड की वैल्यू रखने वाला हूँ और वो भी मैक्सिमम के हिसाब से रखूंगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास है और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, क्योंकि fz is continuous at z is equal to a
एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू ए, जो फंक्शन है वो जेड इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, चूंकि अंदर सभी बिंदु पर कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं देन डेफिनेशन लग रही है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। मोड एफ जेड माइनस एफ ए की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी, ये आप मान लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं इज टू इम्प्लाइज एफ जेड, उधर जाकर के वो प्लस हो जाएगा लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। लेकिन मोड एफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, एम के बराबर है, तो एम से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, एफ ए प्लस ये हो जाएगा एफ ए माइनस एप्सिलॉन मोड एफ जेड। बल्कि आप ऐसे लिखिएगा मोड एफ जेड एफ ए माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक शर्त लगा दीजिएगा और गामा इज टू इम्प्लाइज मोड एफ जेड लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन और गामा। ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ये मेन पॉइंट यही है, ये नोट पॉइंट। यहाँ पर कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब चलिएगा बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देख लीजिएगा मोड एफ ए है, मोड एफ ए है लेस देन इक्वल 1/2 पाई, और ये बाहर आ जाए वो इंटीग्रेशन में गामा है, और ये हो जाएगा m माइनस एप्सिलॉन मोड डी जेड अपॉन मोड जेड माइनस ए। अब मोड एफ ए की वैल्यू देख लीजिएगा, कैपिटल एम है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब ये लिख दीजिएगा चूंकि गामा इज मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जेड माइनस ए इक्वल टू आर की पावर आई थीटा, डी जेड इक्वल टू आई आर की पावर आई थीटा डी थीटा, मोड डी जेड इक्वल टू आर हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। देन ये कैपिटल एम हो जाएगा लेस देन इक्वल हो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई, बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, मोड डी जेड की वैल्यू में आर डी थीटा हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, आर से एल कैंसिल हो जाएगा, एम लेस देन इक्वल एम माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा m लेस देन इक्वल m माइनस एप्सिलॉन। आप देखिएगा यहाँ पर जो है गलत वैल्यू आपकी आ चुकी है। यहाँ पर आपकी जो है गलत वैल्यू आ चुकी है, यहाँ भी कैपिटल m है और यहाँ भी कैपिटल m माइनस एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन सदैव धनात्मक राशि है, तो जब आप m में से एप्सिलॉन घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड वाली वो छोटी आएगी, ना कि बड़ी। जबकि वो कह रहा है कि m कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो उसमें से माइनस करके या तो बराबर बैठता है या उससे छोटा बैठता है, ये पूरा कंप्लीटली गलत है, which is not true। अब ये बात सच नहीं है। अब हमने सारी चीजें तो सही लगाई हैं, लेकिन इसमें फिर क्या गलती हुई है, तो गलती ये हुई है, सबसे पहले जो हमने मोड एफ इक्वल टू एम लिया था वो ये लिया था कि जो ए वाला पॉइंट है वो सी के अंदर पड़ना चाहिए, वो गलत है। तो यानी कि कहाँ पड़ेगा, वो अंदर नहीं पड़ेगा, वो बाउंड्री पर पड़ेगा। सो ओवर एम जंक्शन दैट मोड एफ जेड हैज maximum value at a point within C is not true। So mode fz has its maximum value at a point which lie on C but not within C। ये अच्छा हेडिंग है,
आपका ये 2016 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ये अच्छा हेडिंग है। उसके बाद 5.30 है, जो आर्टिकल 5.30 है, ये होमवर्क है आपका, इसे करना मत, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। ये है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, पहले वाला मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल था, ये मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है। तो जिस तरह से मैक्सिमम वाली जो मोड एफजेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पर मिलती है, अंदर नहीं मिलती है, उसी प्रकार से मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ये कहता है कि मॉडुलस एफजेड की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो भी अंदर वाले किसी पॉइंट पर नहीं मिलेगी, वो पॉइंट जो होगा बाउंड्री पर ही स्थित होगा। ठीक है, तो इस मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल को प्रूफ नहीं करा जाता है, सिर्फ आप इसका रीड कर लेना एक बार प्रूफ। तो जब फंक्शन एफजेड है, अब मान लो मोड एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर मैं 1 मोड एफजेड कर दूंगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो 1 करने से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि एफजेड की अगर मिनिमम वैल्यू तलाश करने जा रहे हैं तो हम 1 मोड एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू तलाशने चले जाएं, और 1 मोड एफजेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अंदर के बिंदु पर नहीं मिलेगी, वो सी पर मिलेगी। अब उसे उल्टा करके बोल दो, तो मोड एफजेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो अंदर के बिंदु पर नहीं मिलेगी, बल्कि सी की बाउंड्री पर ही जो है किसी बिंदु पर आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो चुका है, अब ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है जीरोज एंड सिंगुलरिटीज। इसमें दो चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जीरोज एंड सिंगुलरिटीज के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल है 6.1 जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें एनालिटिक फंक्शन के जीरोज हैं। तो जीरोज क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जीरो वो होता है जिस वैल्यू को, जैसे आप जेड का फंक्शन है, जेड के फंक्शन को आप एफ जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेड की कोई ऐसी वैल्यू चूज करिएगा जिसे रखने पर एफ जेड की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो फंक्शन का जीरो कहलाता है। तो ये ध्यान ये रखना है, फंक्शन का जो जीरो होता है वो वैल्यू होती है जिसे रखने पर फंक्शन आपका जीरो मान प्राप्त कर लेता है। यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये है ए जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड is a value of z such that f z is equal to 0। तो किसी भी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का जीरो जो है वो जेड की वैल्यू होती है जिसे रखने पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो हो जाए। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये हो जाती है, अब फंक्शन जो है जीरो हो रहा है, अनंत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम का वजह से है, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा, तो हम इसका जो है टेलर सीरीज से एक्सपेंशन खोल सकते हैं। ये है, अब ये ले लेते हैं एक एफ जेड इज एनालिटिक एट ए पॉइंट ए एंड इट्स neighborhood and its neighborhood, then by Taylor's series। अब हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन अगर z इक्वल टू ए पर एनालिटिक है और उसके पड़ोस में भी हर जगह फंक्शन एनालिटिक है, तो थोड़ा सा हिस्सा मुझे ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर मैं एक सर्किल बना लूंगा और जिसके अंदर मेरा फंक्शन हर जगह एनालिटिक होगा। इस प्रकार से मुझे एनालिटिक होने वाला एक क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा और मैं वहाँ पर अधिकार रखता हूँ कि मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंशन खोल सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन। अब यहाँ से देखिएगा जेड की जगह अगर हम ए रखते हैं तो एफ जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देन जेड इक्वल टू ए जीरो ऑफ एफ जेड। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर जीरो है, एफ जेड है यहाँ पर। अब यहाँ से इस तरह से फार्मूला बोल दीजिएगा, एफ जेड इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, एन इक्वल टू 0 से रखेंगे ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए एन
जेड माइनस ए टू दी पावर एन डॉट डॉट। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा जेड इक्वल टू ए जीरो क्या का है, एफ जेड का है, और एफ जेड की वैल्यू देखिएगा जब जेड की जगह ए रखे जाएंगे, जब जेड की जगह ए रखे जाएगा तो जो है सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, परंतु क्या बचेगा ए नॉट बचेगा, और यहाँ बन जाएगा आपकी जेड की वैल्यू। तो यहाँ से शर्त बनेगी जेड इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ एफ जेड इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। यदि इस एक्सपेंशन में, अगर इस एक्सपेंशन में मैं जेड इक्वल टू ए रख देता हूँ तो सारे पद मेरे जीरो हो जाएंगे, बट ए नॉट बचा रह जाएगा। लेकिन अगर ए नॉट की वैल्यू पहले से ही जीरो है तो जेड इक्वल टू ए रखने से सारे फंक्शन जो है, पूरा जो फंक्शन है वो जीरो में चला जाएगा, तो जेड इक्वल टू ए मेरा जीरो हो जाएगा। अब ऐसे केस में देख लीजिएगा, अब यहाँ पर जीरो का ऑर्डर देखने जा रहे हैं, जीरो का ऑर्डर आप देखने जा रहे हैं। अब ऐसे समझिएगा ए नॉट जीरो हो जाता है, एक ऐसे समझिएगा if a naught is equal to a1 is equal to a2 dot dot am is equal to 0 and बल्कि ऐसा कर लीजिएगा am minus 1 is equal to 0 and am is not equal to 0। तो ऐसे केस में आप कहेंगे एफ जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा am जेड माइनस ए टू दी पावर m, ए एम प्लस वन जेड माइनस ए टू दी पावर एम प्लस वन डॉट डॉट। अब देखिएगा जब मैं जेड की जगह यहाँ ए रखता हूँ तब भी मेरी वैल्यू पूरी जीरो बन जाएगी, लेकिन जो सबसे छोटी घात है वो जीरो का ऑर्डर कहलाएगी। तो जो सबसे छोटी घात मौजूद होती है वो कहलाती है जीरो का ऑर्डर। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है ना। तो जीरो के पास ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर जब भी देखना हो तो वो आप वो पद देखना जो जीरो बना रहे हैं और उसमें से सबसे छोटी घात एक्सपेंशन की उठा लेना, वो आपको जीरो का ऑर्डर मिल जाएगी। और एक बात के लिए बता देता हूँ मैं, इफ ऑर्डर ऑफ जीरो इज 1 then it is called सिंपल जीरो। अगर कोई आपसे बात करने लगता है सिंपल जीरो की तो इसका मतलब है कि जीरो का जो ऑर्डर है वो 1 है। तो सीधे सीधे इस वाली डेफिनेशन से आपने ये सीखा, जिसे फंक्शन में रखने पर फंक्शन जीरो हो जाए वो फंक्शन का जीरो कहलाता है। और अगर आपको जीरो का ऑर्डर प्राप्त करना है तो फंक्शन को आप एक्सपेंड कर दीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा सबसे छोटी घात कौन है जो फंक्शन को जीरो बना रही है, वो आपका जीरो का जो है ऑर्डर कह जाता है। और यहाँ पर ये और बढ़ा लेता हूँ, इफ जेड इज इक्वल टू ए, नोट में बढ़ा देता हूँ, इफ जेड इज इक्वल टू ए इज सिंपल जीरो ऑफ एफ जेड, देन तब आप ऐसा करना एफ ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से करना, जेड इक्वल टू ए को मैंने सिंपल जीरो कहा है तो इसका मतलब जेड माइनस ए की एक घात कम से कम होगी। तो जब मैं एफ ए को जीरो रखूंगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन जब मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर ही खत्म हो जाएगी, तो वो वैल्यू जीरो नहीं होगी। ऐसे ही कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 3। इफ ऐसे समझ लेना, इफ जेड इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ ऑर्डर एम। अब z इक्वल टू ए को मैं जीरो कह रहा हूँ और क्या ऑर्डर दे रहा हूँ, इसे m दे रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटी घात जो है वो m है। जब तक डिफरेंशिएशन m से नीचे रहेगा तो पावर मौजूद रहेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन जब m बार तक पहुँचेगा तो पावर मौजूद नहीं रहेगी, तो यानी कि नियतांक वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप ये लिखेंगे एफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए इक्वल टू डॉट डॉट एफ एम माइनस 1 ए इज इक्वल टू 0, बट एफ एम ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि सिंपल से आप ये भी कह सकते हैं जिस ऑर्डर का जीरो होता है उतनी बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आपकी जीरो बन जाएगी।
आज ये जीरोज हो चुका है। कल बात करेंगे हम सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में, सिंगुलरिटीज के बारे में, फिर चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा।